नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्टडी विथ रजनीश चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ लेक्चर्स। यह इस लेक्चर सीरीज का 13वां लेक्चर है। आज की चर्चा का विषय है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए हुए हैं। यह अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णन है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो भाग है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाता है और यह मुख्य रूप से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके पहले भी यह जो नीति निर्देशक तत्व है इसका वर्णन 1935 के अधिनियम में मिलता है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि यह क्या है और इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं और इससे संबंधित प्रमुख लोगों ने इसे महत्व भी दिया है अपने अध्ययन में। ग्रेनुएल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अर्थात जितना उन्होंने मूल अधिकार को महत्व दिया है उतना ही नीति निर्देशक तत्वों को भी महत्व दिया है। नियमों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं एक गाइडलाइन की तरह हैं और इस गाइडलाइन के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक दिशा निर्देश है जिससे राज्य को, राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को यह पता चलता है कि उन्हें किस दिशा में चलना है। संविधान को बनाने वालों के मन में या इस देश के राष्ट्र के निर्माण करने वालों के मन में किस तरह के राज्य की कल्पना थी। तो यह मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्वों का कार्य है जो घर के बड़े बूढ़े लोग करते हैं, जिन्होंने कि देश को देखा है या जिन्होंने व्यवस्था को, समाज को देखा है, जिन्होंने उस सपने को सजोया था जो इतिहास में आज़ादी के लिए रखा गया था। उन लोगों के द्वारा यह अध्याय जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, जिससे कि नए भारत के निर्माण में इन विषयों को, इन बिंदुओं को जगह दी जा सके। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी कानून बनेंगे, जो भी नियम बनाए जाएंगे, उनमें राज्य यह ध्यान रखेगा कि इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करे। तो यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है। राज्य से मतलब है कि अभी जब हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा था भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो जिस राज्य का वर्णन हम कर रहे थे वही राज्य यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी माना जाएगा। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल को जारी किए जाने वाले अनुदेशों की तरह है। 1935 का अधिनियम जो था उसमें यह नियम बनाया गया था कि गवर्नर जनरल के लिए, यानी कार्यपालिका का वो भाग है, तो गवर्नर जनरल के लिए कुछ निर्देशक तत्व, कुछ निर्देश जारी किए जाएंगे। उसी तरह से यह जो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, प्रशासन के प्रत्येक उसके लिए समान रूप से लागू, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों के लिए लागू होते हैं। अब यह नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है यह जान लेना अनिवार्य है। तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए। वास्तव में लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र का भाग है, जो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार हो, जनता के द्वारा सरकार चुनी जाए। किंतु उसका सामाजिक और आर्थिक पक्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वह राजनीतिक रूप से भागीदारी नहीं कर सकता। आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति राजनीतिक रूप से समानता नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के अलावा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता को लागू करने का प्रयास किया गया है। तो यह मौलिक अधिकारों के बाद दिया गया है, इसलिए लगातार जब हम चर्चा करते रहेंगे तो मौलिक अधिकारों से इनकी तुलना होती रहेगी। जिस तरह से मौलिक अधिकार व्यक्तियों की रक्षा करते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उसी तरह से नीति निर्देशक तत्व व्यक्तियों के अधिकारों का जो पूरक भाग है, जो छिप गया है, अधिकारों के भाग से छूट गया है, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक प्रकृति के हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गैर न्यायिक प्रकृति के हैं, ये मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन किया जाए किसी भी व्यक्ति या समाज के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो उनके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। किंतु नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा पर निर्भर है। इन्हें लागू करवाने के लिए न्यायालय तक नहीं जाया जा सकता, न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। तो नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायिक प्रकृति के हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व ज्ञात नहीं होते हुए भी किसी कानून की वैधानिक मान्यता के विषय में निर्धारण करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि यह आवश्यक नहीं है
किसी भी न्यायालय के द्वारा या सरकार के द्वारा इन्हें आवश्यक रूप से अनिवार्य रूप से लागू करना अनिवार्य नहीं है, तथापि यह किस लिए काम करते हैं कि अगर कोई कानून बनता है तो यह उसकी वैधानिकता की पुष्टि करते हैं, अर्थात वह कानून संविधान सम्मत है या नहीं। अगर वह कानून नीति निर्देशक तत्वों का पालन करता है, उसके अनुकूल है, तो जरूर वह कानून संविधान सम्मत होगा। अब इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, बल्कि यह सरकार के संसाधनों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए अथवा नहीं। अब नीति निर्देशक तत्वों का यह सामान्य परिचय हमने प्राप्त कर लिया। अब आप देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को किस तरह से पढ़ा जाए, इनका अध्ययन किस प्रकार किया जाए। तो महत्वपूर्ण बात है कि नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 56 से लेकर 51 तक दिए गए हैं, इनका विभाजन कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। तो यह वर्गीकरण संविधान में नहीं दिया गया है, बल्कि हम अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बुद्धिवादी सिद्धांत। जो समाजवादी सिद्धांत है उसका मतलब है ऐसे नीति निर्देशक, ऐसी बातें, ऐसे अनुच्छेद जिनमें कि समाजवादी लोकतंत्र की बात की गई हो, अर्थात किस तरह से लोकतंत्र जनता तक फैले, किस तरह से जो असमानता है वो कम हो, किस तरह से जनता आर्थिक रूप से समान बने, न्यायिक रूप से समानता न्याय के आदर्श के रूप में स्थापित हो। जहाँ इन सब बातों की चर्चा है वो सारे अनुच्छेद समानता यानी समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जो गांधीवादी उद्देश्यों से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं वह गांधीवादी, और जो अनुच्छेद उदार बौद्धिक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं उन्हें उदार बौद्धिक वर्ग में रखा जा सकता है। उदार बौद्धिक वर्ग का मतलब है कि ऐसा वर्ग जिसमें कि जो उदारवादी सिद्धांत है, आधुनिक जो हम तार्किक युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी बात है। तो जब हम इनका वर्गीकरण आगे पढ़ेंगे कि कौन से अनुच्छेद किस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, तो हमें जानने को उदाहरण के रूप में मिल जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत के बारे में। समाजवादी सिद्धांत के बारे में जैसे मैंने बताया कि असमानता का विरोधी है, यह धन के एक जगह केंद्रित होने का विरोधी है, लोक कल्याण का पक्षधर है, जनता के कल्याण का पक्षधर है। तो इसमें पहला ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38 जो है वह इस बात की चर्चा करता है कि राज्य इस तरह की व्यवस्था करे कि लोक कल्याण की वृद्धि हो, अर्थात राज्य का जब विधि विधायन हो, कानून बनाने का कार्य हो, तो उससे लोक कल्याण बढ़ने वाला कार्य हो, लोक कल्याण को बढ़ाने वाला। और क्या काम हो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो। हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा था और यह अनुच्छेद 38 में भी है कि राज्य ऐसा काम करे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना, प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्य में भागीदारी ले सके। और तीसरी बात क्या है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त किया जाए। राज्य हालांकि मौलिक अधिकारों में भी दिया हुआ है, अवसर की समानता जो है वह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, उसके बाद भी यह किस बात की चर्चा करता है अनुच्छेद 38 कि राज्य इस तरह का प्रबंध करे कि अवसर की समानता हो, अगर अवसर की असमानता है तो उसे समाप्त कर सकें, सुविधाओं की समानता हो, प्रतिष्ठा की समानता हो और आय की समानता हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो असमानता है उसे समाप्त किया जाए, कम किया जाए, और इन सब चीज़ों में असमानता को समाप्त करके समानता की स्थापना की जाए। तो यह अनुच्छेद 38 समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। दूसरा है अनुच्छेद 39, इसमें राज्य को भी, इसमें भी समाजवादी सिद्धांत से संबंधित कुछ बातें हैं कि राज्य क्या क्या काम करेगा। देखिए, सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, यहाँ पर अधिक गलती से लिख गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो नागरिक हैं उन नागरिकों को अपनी जीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन हो, अर्थात भूखमरी के शिकार न हो, बेरोजगारी इस हद तक न हो कि उनकी जीविका यानी जीवन उनका समाप्त हो जाए। तो यह अनुच्छेद 39 के अंतर्गत 6 तरह की ये बातें करता है कि राज्य ऐसा प्रबंध करे। यह राज्य से सिफारिश की गई है, राज्य के ऊपर आरोपित नहीं है, राज्य इसके लिए बाध्य नहीं। ध्यान रखिएगा, राज्य या सरकारें इसके लिए बाध्य नहीं हैं कि वह यह प्रबंध करें, बस यह उसे निर्देश दिया गया, सिफारिश की गई है कि जीविका के पर्याप्त साधन का प्रबंध करे सरकार। दूसरा, सामूहिक हितों के लिए संसाधनों का समान वितरण। अब आप अगर देखेंगे तो अभी कुछ कुछ चीज़ें इस तरह से लागू भी हो रही हैं, हम उसके साथ ही चलते चले जाएंगे। अनुच्छेदों के साथ उन पर जो नए नियम बनाए गए हैं नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करने के लिए, उन पर भी चर्चा करते चले जाएंगे।
यहाँ पर आप देखेंगे कि जीविका के पर्याप्त साधन के उदाहरण के रूप में आप वर्तमान में जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है उसे देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति रोजगार गारंटी योजना का लाभ उठा करके कम से कम अपनी जीविका या जीवित रहने के संसाधन तो जुटा ही सकता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, सामूहिक हित के लिए संसाधनों का वितरण। आपने देखा होगा कि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया और उसकी जगह जो अत्यधिक एक ही व्यक्ति के पास ज़्यादा ज़मीन थी उसे सीलिंग कानून के माध्यम से जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनमें बांट दिया गया। तो यह जो सामूहिक हित के लिए संसाधनों के समान वितरण का एक उदाहरण है। और धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण। सरकार ऐसा प्रयास करे कि धन और उत्पादन के जो साधन हैं वह एक ही व्यक्ति के हाथ में या कुछ व्यक्तियों के हाथ में न रह जाएं, बल्कि सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो सके, या कम से कम वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो सके। तो आप देखते होंगे कि जो इनकम टैक्स की पॉलिसीज होती है सरकार की, वह इसी अनुच्छेद के दिशा निर्देश पर कार्य करती है कि ज़्यादा कमाई वाले, ज़्यादा आय वाले लोगों पर ज़्यादा टैक्स, कम आय वाले लोगों पर कम टैक्स का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन। आपने ध्यान दिया होगा कि यह व्यवस्था तो धीरे धीरे सभी जगह समाप्त कर दी गई है कि किसी भी तरह महिलाओं और पुरुषों के वेतन में असमानता हो। महिलाओं और पुरुषों का वेतन समान ही रखा जाता है। कामगारों की स्वास्थ्य, शक्ति, बालकों की अवस्था का दुरुपयोग से बचाना। यह भी ध्यान रखा गया है कि अनुच्छेद 39 यह निर्देश देता है कि राज्य ऐसा प्रबंध करे कि जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, कामगार वर्ग हैं, जो भी काम करते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता, उनका स्वास्थ्य, उनकी शक्ति का उपयोग न हो, दुरुपयोग न हो, बालकों की अवस्था का दुरुपयोग न हो, वो कि शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, जैसे किसी भी खतरनाक काम में उनको न लगाया जाए। तो ऐसे कई सारे अधिनियम भी बनाए गए हैं। बालकों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर प्रदान करना। अगर उन्हें शिक्षा, उनके खेलने का समय, उनके मनोरंजन की व्यवस्था, राज्य ऐसा कुछ काम करे कि यह सुचारू रूप से हो सके, जिससे उनका विकास हो सके। अनुच्छेद 39 का एक अन्य भाग उसमें जोड़ा गया, या एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया अनुच्छेद 39 का। यह अनुच्छेद यह बात करता है कि समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। यहाँ दो बातें हैं। समान न्याय, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी जाति का हो, वर्ग का हो, धर्म का हो, उसे समान रूप से न्याय की व्यवस्था हो। और जो गरीब व्यक्ति हैं, अपने लिए महंगे वकील नहीं कर सकते या किसी भी तरह वकील ही नहीं कर सकते हैं, अपना वकील का खर्चा नहीं दे सकते हैं, उन व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात सरकारी वकील का प्रबंध किया जाए। तो यह भी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 41, यहाँ जितने भी आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे वह समाजवादी सिद्धांत, ज़्यादातर न्याय, समानता और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राजनीतिक भागीदारी इसी पर केंद्रित है। अनुच्छेद 41 कहता है कि काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या क्या काम, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं कि राज्य ऐसा प्रबंध करे कि लोगों को समय पर काम मिल सके, जिसका उदाहरण मैंने बताया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। शिक्षा पाने का अधिकार, आप देखते हैं कि प्राइमरी तक की शिक्षा सरकार द्वारा निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाती है। और अगर कोई आपात स्थिति है, जैसे निःशक्तता है, बुढ़ापा है, बीमारी है, ऐसी अवस्थाओं में सरकार के द्वारा सहायता का, आपने वृद्धा पेंशन का नाम सुना होगा, विकलांगता यानी दिव्यांग पेंशन अब उसको कहते हैं, दिव्यांग पेंशन का नाम सुना होगा। तो यह सारे जो नियम हैं यही अनुच्छेद 41 के निर्देश में लागू किए गए हैं, उसी निर्देश में चालू किए गए हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। प्रसूति सहायता का मतलब होता है अगर कोई महिला, गर्भवती महिला बच्चे को जन्म देती है तो उससे संबंधित सरकार यह प्रबंध करे कि उसे सहायता मिल सके। स्वास्थ्य की सहायता, अगर वो काम करती है तो कार्य के क्षेत्र में ऐसी सहायता हो कि वह उसमें कंफर्टेबल हुआ, उसमें आसानी महसूस कर सके। और काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस न पहुंचे, काम ऐसे हों। आपने अभी कुछ साल पहले ही सुना होगा कि हाथ से मैला ढोने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह काम व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह जो नीति निर्देशक तत्व हैं धीरे धीरे अमल में लाए जा रहे हैं, राज्य अपने संसाधन के द्वारा उन्हें लागू कर रहा है। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर।
अर्थात जो काम करने वाले हैं, यह भी सामाजिक विचारधारा है, सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उनके लिए मजदूरी ऐसी हो कि वो अपना जीवन स्तर अच्छे से चला सकें और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भागीदारी कर सकें, ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। उद्योगों के प्रबंध, यह अनुच्छेद 43 क में है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, यह तो एक समाजवादी उद्देश्य की तरह था, समाजवादी क्रांति के लक्ष्य की तरह था। हालांकि ऐसा संभव नहीं हो पाया, फिर भी सहकारी समितियों के माध्यम से या अन्य छोटी छोटी स्वयं सहायता समूह इत्यादि के माध्यम से सरकार यह प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कंपनी या किसी भी ऐसे समूह में कामगारों को, उनके कार्यकर्ताओं को भी हिस्सेदारी मिल सके। हालांकि यह बहुत ही बड़े स्तर पर लागू नहीं हो सका है, फिर भी यह अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत शामिल किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों में महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य का सुधार करना। सरकार ऐसा प्रबंध करे कि लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनके भोजन में मीनू में बढ़ सकें, कुछ खाद्यान्न बढ़ सकें। केवल बाजरे की रोटी से उठ करके चावल दाल रोटी सब्जी दूध या जो भी प्रोटीन या वसा की मात्रा है इत्यादि उसमें शामिल हो सके। तो पोषाहार के स्तर में वृद्धि करना और उनमें जीवन स्तर में वृद्धि करना, लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। तो यह राज्य की सुविधा पर है, राज्य अपने संसाधनों की उपस्थिति के अनुसार इसे लागू कर सकता है। इसके बाद आते हैं गांधीवादी सिद्धांत। गांधी जी के विचारों से प्रेरित उनके आदर्शों पर आधारित कुछ सिद्धांत शामिल किए गए। हालांकि इन्हें आवश्यक रूप से शामिल करने की वकालत की गई थी। बहुत सारे ऐसे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हमारा जो संविधान है गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं है, उसका विरोधी है, इसलिए इन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया गया। जैसे अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन और उनको स्वशासन के लिए शक्तियाँ प्रदान करना। तो आप देखते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन हो रहा है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, यह अनुच्छेद 43 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 43B में कहा गया है कि ऐसा प्रबंध करे सरकार कि सहकारी समितियों और स्वैच्छिक संगठनों के लिए उनकी स्थापना की जाए, उनका संचालन किया जाए और उनका नियंत्रण, व्यवसाय का प्रबंधन जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। मतलब किसी क्षेत्र में सहकारी समितियों की स्थापना की जाए, उन्हें यह शक्ति दी जाए कि वह उसका प्रबंध करें, उसको चलाएं और इस तरह से उन पर लोकतांत्रिक नियंत्रण हो, जनता का नियंत्रण हो। सहकारी समितियों के माध्यम से होता क्या है, जैसे आपका अमूल है, अमूल में जितने भी भागीदार किसान हैं या जो भी दुग्ध उत्पादक लोग हैं, उनकी खुद की उसमें भागीदारी है। उसमें से जो लाभ मिलता है उसके हिस्सेदार वो सारे किसान होते हैं, किसी एक व्यक्ति के पास वह लाभ का अंश एकत्रित नहीं होता। तो इस तरह की व्यवस्था करने की बात कही गई है अनुच्छेद 43B में। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक आर्थिक हितों की प्रोत्साहन के लिए सामाजिक न्याय और शोषण की सुरक्षा के लिए प्रावधान। किन किन बातों की बात है कि उनके जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उन्हें शिक्षा मिल सके अच्छे से, उनको अन्याय उनके साथ ना हो, सामाजिक रूप से वो शोषण का शिकार ना हो, किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा उनका शोषण न किया जाए जो संसाधन संपन्न है या ऊंची जाति का है। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा, वो नीची जाति या ऊंची जाति का यहाँ पर प्रश्न नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी व्यक्ति उनका किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों का शोषण न हो सके। अनुच्छेद 47 कहता है नशीली दवाओं और मदिरा पर प्रतिबंध। इसके पहले भी आपने अनुच्छेद 47 इसके पहले पढ़ा था, तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे पोषाहार स्तर और जीवन स्तर की बात है, फिर अनुच्छेद 47 दोबारा आ गया नशीली दवाओं और मदिरा पर प्रतिबंध। तो यह उसी के ही भाग हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलत पढ़ रहे हैं, यह उसी के भाग हैं, उसी अनुच्छेद में दिए हुए हैं। हमने वर्गीकरण करके उन्हें अलग अलग बांट लिया। गांधी जी ने शराब का विरोध किया था, इसलिए इसे गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत भी रखा है कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। और अनुच्छेद 48 गोवंश और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार, गाय बछड़ा बछिया इन सबको सुरक्षा दी जाए, इनकी हत्या न की जाए, जितने भी दुधारू पशु हैं उन सब की सुरक्षा की जाए और इसके साथ साथ इनके नस्लों में सुधार किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सके। अब तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अंतर्गत वो सिद्धांत हैं जो आधुनिक तार्किक युग के
विचार से प्रभावित हैं। जैसे अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। सिविल कोड जो है प्रत्येक धर्म के लोगों का अलग अलग है भारत में। हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉ, और इसी तरह सिख और ईसाइयों के लिए अपने अलग अलग लॉ। तो इस तरह से इन सब की जगह एक समान विधिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए जो उनके सिविल कामों को जो निर्धारित करे। जैसे विवाह हुआ, विवाह विच्छेद हुआ, तो उत्तराधिकार का ग्रहण करना हुआ, दत्तक ग्रहण करना हुआ, तो इस तरह की चीज़ों के विषय में जो निर्धारण कर सके। तो धर्म के आधार पर यह जो विभाजन इसको समाप्त करके सबके लिए एक समान नागरिक संहिता। भारत में यह राजनीतिक प्रश्न भी है, मुद्दा भी है, किंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बताया गया है कि बच्चों की देखभाल और उनको 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, दो चीज़ है। राज्य ऐसा प्रबंध करे कि उन्हें समुचित रूप से देखभाल प्राप्त हो सके और 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो सके। अनुच्छेद 48 इस बात का के लिए कहता है, परामर्श देता है कि कृषि और पशुपालन के लिए आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सके। अनुच्छेद 48 का जो एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है उसमें पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39 और इस तरह के अनुच्छेदों पर जरूर ध्यान रखिएगा। 40 और 39 ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व वाली घोषित कलात्मक ऐतिहासिक स्थान या वस्तुओं का संरक्षण करना। इस तरह आप देखे होंगे कि बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से जो ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, भवन हैं, पुराने किले हैं, महल हैं इत्यादि को पुरातत्व विभाग के द्वारा अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। तो यह भी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है। लोक सेवाओं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को लोक सेवाओं को अलग रखा जाए जिससे कि न केवल शासन में शक्ति का दुरुपयोग से बचा जा सके बल्कि उसे सुचारू रूप से चलाया भी जा सके। तो यह भी अनुच्छेद 50 के अंतर्गत दिया गया है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में बात की गई है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। राष्ट्रों के बीच अगर दो राष्ट्रों के बीच कोई भी छोटा राज्य बड़ा राज्य, छोटा राष्ट्र बड़ा राष्ट्र या कोई शक्तिशाली या कमज़ोर जैसे संबंध नहीं बल्कि समान राष्ट्र का संबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय विधियों और संधियों का पालन किया जाए। अब देखेंगे कि यह भारतीय संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें संविधान में ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे निर्धारित करना है इसका विवरण दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय विधियों का पालन हो, संधियों का पालन हो, विवादों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से हो। तो ऐसा बहुत कम देशों के संभव, शायद मेरी जानकारी के अनुसार केवल भारत के संविधान में ही ऐसा है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित हों, यह संविधान में ही वर्णन किया गया है। अब अभी तक हमने संविधान के अनुच्छेदों को उनके वर्गीकरण के आधार पर पढ़ा। अब अनुच्छेद जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। आलोचनाएं पहले देखेंगे, इनकी उपयोगिता बाद में देखेंगे। उसका कारण यह है कि जब आप आलोचनाएं पढ़ते हैं भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की तो लगता है कि यह बेकार है, इन्हें हटा देना चाहिए। कई बार ऐसी सिफारिश भी की गई कि नीति निर्देशक तत्वों को हटा देना चाहिए, किंतु जब आप उपयोगिता पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे के.टी. शाह जो कि इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी कहा। मतलब ये ऐसे मंत्र उच्चारण जो होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इसमें कर्मकांड इत्यादि है, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, केवल यह ऐसे ही दिखावे के लिए लिया गया है। और दूसरी बात इन्होंने क्या क्या के.टी. शाह ने कि एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, बैंक के पास पैसे हो तो उस चेक का भुगतान करे और ना हो तो ना करे। नसीरुद्दीन ने कहा कि नववर्ष प्रस्ताव को जनवरी, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ऐसे नववर्ष के प्रस्ताव हैं जो जनवरी में ही टूट जाते हैं, मतलब इनका निर्माण के साथ ही इनका अंत है, क्योंकि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते। तो सब ने इस पक्ष को उठाया और इसकी आलोचना की कि यह व्यर्थ है, इनको लागू करना अनिवार्य नहीं है, तो इस कारण से यह बस दिखावे के लिए हैं। के.सी. वियर्नी ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा और धार्मिक उपदेशों की तरह पवित्र माना। और आइवर जेनिंग्स ने इन्हें
कर्मकांडी आकांक्षा कहा, अर्थात ऐसी इच्छा जो दिखावे के लिए है बस, और उन्हें उनका स्पष्ट रूप से कोई अस्तित्व या कोई बहुत महत्व नहीं है। अब इसकी आलोचना में एक बात और कही जाती है कि यह रूढ़िवादी है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पुराने सिद्धांत 19वीं शताब्दी के दौरान कुछ लोग गांधीवादी जो सिद्धांत जोड़े गए हैं उनका भी विरोध करते हैं। शराबबंदी क्यों की जाए, पशुओं की हत्या पर रोक क्यों लगाया जाए, तो इस तरह से भी इसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा एन श्रीनिवासन ने कहा कि यह अतार्किक व्यवस्था है। अतार्किक व्यवस्था का मतलब कि इस तरह की व्यवस्था की गई है जिसका कोई तर्क नहीं है, कि राज्य द्वारा लागू नहीं किया जाएगा किंतु राज्य ये संविधान का भाग रहेगा, तो यह व्यवस्था समझ में नहीं आती है। और संवैधानिक टकराव की बात के संथानम ने अपनी उसमें कही कि यह राज्यों के बीच और केंद्र और राज्य के बीच, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच थोड़ी सी टकराव की स्थिति पैदा कर देती है। तो अभी तक आपने देखा कि नीति निषेध तत्वों की बहुत सारी आलोचनाएं हुई, और अब आपको लग रहा होगा कि अगर कोई ऐसा प्रावधान जिसे कानून लागू नहीं कर सकता, न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, जिनके उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं है, तो उसे क्यों रखा गया है। तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि उसकी उपयोगिता क्या है। संविधान का जो मूल तत्व है उसको नीति निषेध तत्वों के माध्यम से समझा जा सकता है, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि पीढ़ियां बदलने पर जो पुराने उद्देश्य हैं वह भूल जाते हैं, और यह नीति निषेध तत्व पुराने आदर्शों, लक्ष्यों को दिखाता रहता है लगातार। यह न्यायालय को मदद करता है कि संविधान की व्याख्या करने के दौरान वह किस मानक का इस्तेमाल करे, और इस तरह से न्यायालयों के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है, मार्गदर्शक का कार्य करता है। विधायिका और कार्यपालिका को भी, जब भी कोई विधायिका में कानून पारित होता है तो यह देखा जाता है कि क्या वो नीति निषेध तत्वों के अनुकूल है या प्रतिकूल है। समान नागरिक संहिता की बात सबसे ज़्यादा इसीलिए उठाई जाती है क्योंकि यह नीति निषेध तत्वों में दिया हुआ है। प्रस्तावना का विस्तृत रूप है। प्रस्तावना में जो उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में या प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं, यह समझ लीजिए कि वह उसी का विस्तृत रूप नीति निषेध तत्वों में देखने को मिलता है। सामाजिक सरकार बदलने पर नीतियों में स्थायित्व एवं निरंतरता। यह ध्यान रखने की बात है कि सरकारें अलग अलग विचारधाराओं की होती हैं, अलग अलग कार्य क्षमता और अलग अलग नेतृत्व की होती हैं, उसके बाद भी एक स्थायित्व और निरंतरता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वह एक लैंप पोस्ट की तरह, आपने देखा होगा, लाइट हाउस की तरह है, जो कि दिशा दिखाता रहता है जहाज़ों को, जो कि सरकारों को दिशा दिखाता रहता है। सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के रूप में मूल अधिकारों का पूरक। मूल अधिकारों में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा बहुत कम है। ऐसे में यह जो नीति निषेध तत्व हैं वह राज्य को प्रेरित करते हैं कि उस गैप को भरा जा सके और सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी लागू किया जा सके। लोकतंत्र के आर्थिक पक्ष की भी बात कही गई है कि लोकतंत्र में जो पक्ष छूट जाता है, आर्थिक पक्ष, उसे भी नीति निषेध तत्व में लागू किया जाएगा। और निर्देशक तत्वों के द्वारा सरकार पर वाजिब नियंत्रण बनाया जाता है। अर्थात अगर कोई सरकार ऐसा काम कर रही है जो नीति निषेध तत्वों के विरुद्ध है तो उसकी आलोचना हो सकती है, उसका विरोध हो सकता है और उस तरह से सरकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर कोई सरकार ऐसा काम कर रही है कि और उसकी परीक्षा लेनी है या यह निर्धारित करना है कि सर काम गलत है या सही, तो इसके लिए नीति निषेध तत्वों को ही मानक बनाया जाएगा। और आप देखते होंगे कि ज़्यादातर चुनावों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह इन नीति निषेध तत्वों में से कुछ बातों को ज़रूर शामिल करती हैं, क्योंकि यह मुद्दे ऐसे हैं या बातें ऐसी हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। तो अब हमें लगता है कि इनको देख करके यह समझ में आता है कि नीति निषेध तत्व बेकार नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और संविधान के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए भी लागू किए जाने चाहिए, इन्हें रखा जाना चाहिए। अब नीति निषेध तत्व और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि लगातार विवाद की स्थिति रही और कई सारे संविधान संशोधन हुए, कई सारी उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में भी यह प्रभावित हुआ। जैसे सबसे यहाँ पर बहुत ही सारी बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। जैसे एक चंपाकम दोराईराजन मामला 1951 का था। तो दोराईराजन मामले में यह बात कही गई थी कि मूल अधिकार और नीति निषेध तत्व में अगर टकराव की स्थिति होती है तो मूल अधिकार महत्वपूर्ण है, मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे। अब इसको एक सामान्य स्थिति में उदाहरण के रूप में लेते हैं। किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए कि संपत्ति, उस समय 51 की चर्चा हम कर रहे हैं, उस समय संपत्ति का अधिकार था
और नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि अगर धन का केंद्रीकरण है तो उसे सरकार या राज्य ऐसा प्रबंध करे कि जो धनहीन है, धन नहीं, अगर जो संपत्ति या आय का केंद्रीकरण है तो उसे जो गरीब हैं उनके बीच बांट दिया जाए। ऐसे में क्या हुआ कि जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया और किसी एक व्यक्ति के पास अगर ज़्यादा ज़मीन है तो उसे भूमिहीनों में बांट दिया गया। तो एक तरफ मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ, संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन, और नीति निर्देशक तत्वों का पालन हुआ। ऐसी स्थिति में यह निर्णय दिया गया, चंपाकम दोराईराजन मामले में 1951 में यह निर्णय दिया गया कि अगर मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में कोई टकराव होता है तो नीति निर्देशक तत्व कमज़ोर हैं और मूल अधिकारों को प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए उन्हें लागू किया जाएगा। लेकिन स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। गोलकनाथ का मामला आने तक यह स्थिति नहीं रह गई, बल्कि गोलकनाथ के मामले 1967 में यह कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए यह महत्वपूर्ण है, यह प्रभावशील है, तथापि यह बात उसमें कही गई कि इनके लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ यह निर्णय भी बदल रहे हैं। अनुच्छेद 31 का जो प्रबंध है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 31 बाद में जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया कि अगर राज्य कोई ऐसी बात करता है, ऐसा कार्य करता है, ऐसा विधि निर्माण करता है जिससे कि समाजवादी जो नीतियां हैं उनको लागू किया जाए। समाजवादी नीतियों का मतलब समानता की स्थापना, न्याय की स्थापना, लोगों में सहकारिता की स्थापना, तो यह असमानता का अंत और अमीरी गरीबी के फ़र्क को कम करना। अगर ऐसे कोई काम करता है राज्य, तो अगर उसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है तो यह अमान्य नहीं कहा जाएगा, अवैध नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स का जो मामला 1980 का है, उसमें भी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था। 1980 के मिनर्वा मिल मामले में यह कहा गया कि अभी तक आपने देखा कि 51, 67 इनमें मूल अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया गया, नीति निर्देशक तत्वों को कम। फिर भी 1980 आते आते यह बात बदल गई। अब यह कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई टकराव की स्थिति बनती है, तो मूल अधिकारों की जगह नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया जाएगा और उनके बीच संतुलन की अवस्था बनाई जाएगी। तो आप देखते हैं कि 1951 से लेकर अब तक धीरे धीरे नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा महत्व मिला और उनको मूल अधिकारों के ऊपर प्रभावी माना गया है। अब तक हमने चर्चा की अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए हुए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, उनके सामान्य परिचय के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, उनकी उपयोगिता और आलोचना के बारे में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इससे बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। आपको यह लेक्चर कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। महादेव।